दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है लोकसभा चुनाव जो 2024 में संभावित हैं उसके संदर्भ में। एक दो दिन से ये बड़ी चर्चा शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर कि ये तय समय जो लोकसभा का चुनाव का 2024 में है अप्रैल मई में, उससे पहले कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ऐसी कुछ चर्चा लगातार 3-4 दिन से बड़ी राजनीतिक गलियारों में है। यह चर्चाएं, इनका जो वास्तविकता है वो धरातल पर कितनी ठीक है या केवल एक ऐसी प्रचार मिला हुआ इन बातों को, इसके पीछे कोई तर्क है या नहीं है। समाज इंडिया मंच पर इस चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ, उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह जी हैं जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से सीधे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ समाज इंडिया मंच पर। साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं जो कि हिंदुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय संपादक रह चुके हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही गिरीश जोशी जी गुजरात से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आनंद वर्धन जी से ही करता हूँ। आनंद वर्धन जी, जैसे आप इस समय कुछ देख रहे हैं, चर्चा ऐसी चल रही है कुछ 3-4 दिन से कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। ये चर्चा लगातार मजबूत होती जा रही है और जो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस चर्चा को इसमें और बल दे दिया जब उन्होंने कहा कि चुनाव समय से पहले संभावित हैं और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप जल्दी जल्दी जो प्रोजेक्ट हैं उस पर कार्रवाई करें, उसको पूरा करें। और लगातार इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या कुछ संभावना है या केवल एक चर्चा ही है ये? आनंद वर्धन जी। नमस्ते प्रशांत जी और आपके समाज इंडिया के सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, एज द थिंग स्टैंड्स टुडे, आज की तारीख में अगर कोई वो करे तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव प्रीपोन होंगे और उसके कारण भी मैं बताऊंगा। पहले उन कारणों पे बात कर लें कि जिस वजह से चर्चा शुरू हुई है कि चुनाव प्रीपोन होंगे। उसका एक प्रमुख कारण चुनाव हारना। फिर उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो बीजेपी अभी जो भी कर रही है वो दांव उल्टा पड़ जा रहा है, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह वाली का मामला हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो मणिपुर का हो। बीजेपी का इस समय दांव ठीक नहीं चल रहे हैं और ऐसा एक वर्ग का मानना है कि बीजेपी का ग्राफ चूंकि नीचे गिर रहा है, इंटरनल सर्वेज बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए शायद बीजेपी चुनावों को प्रीपोन करेगी। और एक मजबूत तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें से 3 जगह, राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी ऐसी संभावना है कि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और जो इस पक्ष के लोग हैं जो ये तर्क दे रहे हैं कि प्रीपोन कराना, उनको ये लगता है कि अगर ये तीनों चुनाव बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी के लिए थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहेगा। मेरे लेकिन इससे तर्क फर्क है। पहला यह है कि मई तक का उनका कार्यकाल है। पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी प्रीपोन किए गए हैं इलेक्शंस, उस तरह का मामला सफलता मिली नहीं है। और वो एनडीए के अपने ही जो इनकी सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, उसने भी इलेक्शन प्रीपोन कराए थे लेकिन उसका फायदा मिला नहीं था, बल्कि उनकी सरकार ही चली गई थी। दूसरा जो मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी जिसको लेके चुनाव में उतरने की प्रक्रिया में है और उसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2024 का चुनाव, वो 2 हैं। वो हिंदू कार्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदू मुस्लिम करेगी, लेकिन उसमें राम मंदिर उनका एक प्रमुख कार्ड होगा कि देखिए देखिए मैंने राम मंदिर बनवा दिया। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ये बात है कि वो प्राण प्रतिष्ठा 24 जनवरी या 14 या 15 जनवरी, जिस दिन भी खिचड़ी पड़ती है और उस दिन करने की बात है। और वो इस हिसाब से ही किया गया है कि 14-15 जनवरी को ये जब हो रहा है और उसके बाद 2-3 महीने बाद चुनाव है तो उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिले। अभी मेरे सामने जो भी दिख रहा हो, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई कार्ड दिख नहीं रहा है। तो वो राम मंदिर जैसे कार्ड को प्रीपोन करा के और वो नहीं छोड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक बड़ा इशू मुझे इसलिए भी लगता है कि जब स्टेट इलेक्शन होते हैं तो लोगों का मतलब अभी ये कई बार प्रूफ होता जा रहा है कि मोदी जी का बहुत जादू चल नहीं पा रहा है स्टेट इलेक्शन में। तो स्टेट इलेक्शन में अगर लोग
मोदी जी के या भाजपा के विरोध में पक्ष वोट देने जा रहे हैं, और उसके साथ अगर आप जनरल इलेक्शन भी करा रहे हैं, तो इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है कि आदमी फिर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है कि एक साथ आदमी वोट देने जाए, तो इधर एक पार्टी को दे, इधर एक दूसरी पार्टी को दे। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक ही पार्टी के साथ चला जाता है अगर एक साथ वोट पड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी को जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वहां का वोटर अगर साथ में लोकसभा का चुनाव भी कर रहा होगा, तो वो एक खतरा ये रहेगा कि वो उसके निर्णय को राज्य सरकार के जो मतलब को वोट देने में, जिस भी पार्टी को वोट देता है, वो प्रभावित करेंगे। एक चीज और समझ लेने वाली बात है, उसको कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 190 सीट पे बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने चुनाव लड़ी थी पिछली बार। उसमें से 175 सीट पे बीजेपी जीती थी और 15 सीट पे महज कांग्रेस जीती थी। और जब आप आमने सामने की बात कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ये सब आमने सामने वाली स्टेट है, मतलब 1-1 है। और अगर आप इन सीटों को एक मोटे तौर पे लेना, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, राजस्थान 25, कर्नाटक 28 और गुजरात 26, मैं ये सब मोटे मोटे 119 सीटें हैं। अब 119 सीट में आज की तारीख में जो स्थिति है, उसमें मतलब ये सुन के होगा 113 सीट पे बीजेपी है, 119 में 113 बीजेपी जीत रही है। और अगर ये चुनाव राज्य सरकारों के साथ हैं, कर्नाटका में अब 29 में 28 सीटें जीती थी, जो कि बीजेपी के लोग भी अब ये मान रहे हैं कि 29 में 28 सीट नहीं आ सकती है। अगर उनके वो डबल फिगर में आ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब इट्स अ गुड इलेक्शन अगर वो डबल फिगर क्रॉस करते हैं। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कारणों से वो प्रीपोन करने वाले हैं इलेक्शन, क्योंकि उनको समय और चाहिए होगा। उनको लगता है कि विपक्ष की कुछ गलतियां होंगी, विपक्ष के आपस की खींचतान बढ़ने लगेगी, विपक्ष इतने दिन साथ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं भाई 23 तारीख को पटना में मेढक तोड़ने की बात हो रही है, तो अगर मेढक को मान रहे हैं कि मेढक हैं, तो मेढक इतने दिन तक एक साथ कैसे रह पाएंगे। तो मेरा जो अपना सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है, उसके हिसाब से इलेक्शन प्रीपोन नहीं होंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये मुश्किल लगता है आपको। और मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ इसी सवाल को लेकर। पुष्पेंद्र जी, आपने आनंद जी को सुना और बड़े विस्तार से उन्होंने पूरी इस विषय की विस्तृत व्याख्या की। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव की चर्चा है उसमें कुछ दम है, या जो आनंद वर्धन जी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई संभावना नहीं लगती है कि जैसे कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी की राजनीतिक यात्रा का, ऐसे में जनवरी में जैसे प्राण प्रतिष्ठा का एक तयशुदा कार्यक्रम लगता है कि जनवरी मिड में भगवान श्री राम की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, तो उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके बाद ही सरकार चुनाव करवाएगी, या उससे पहले कुछ आपको संभावना क्या लगती है? पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी नमस्कार, और आज पैनल पे बैठे भाई आनंद जी और गिरीश जोशी जी का अभिवादन करता हूँ, आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। आनंद जी ने आंकड़ों के साथ तो सारे तर्कों सहित बात कही, उसके बाद मेरे पे कहने को बहुत कुछ बाकी नहीं रह जाता, और मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ। सिर्फ एक बात मुझे थोड़ी डिफरेंट करनी है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, किसने कहा कि चुनाव जल्दी होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है, और बहुत सोच कर किसी भी चाल को फेंका जाता है, जुमले उछाले जाते हैं। तो ये जैसे आप युद्ध करते हैं या कहीं लड़ाई करते हैं या शत्रु होता है, तो उसको भ्रमित करने के लिए भी कई बार इस तरह के जुमले कर दिए जाते हैं ताकि वो भ्रमित हो जाएं। और एक उथल पुथल सी, आजकल उथल पुथल से मुझे याद आया, जोशी जी तो सामना कर रहे होंगे बिपरजॉय का। बिपर का मतलब एक्चुअली उथल पुथल है, जिसे बांग्लादेश ने नाम दिया बिपरजॉय का, और वो रजिस्टर्ड हो गया। तो ये उथल पुथल मचाने वाली चीज़ है। बाकी जितने तर्क आनंद भाई साहब ने दिए उसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, इंडिया शाइनिंग वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब अटल जी ने किया इंडिया शाइनिंग हो रहा था, और औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी गिर गई। दूसरी बात, लोकप्रियता का ग्राफ प्रधानमंत्री मोदी का लगातार कम हो रहा है, और ये भी बार बार सामने आ रहा है कि राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें मोदी जी का जो करिश्मा है वो शायद इतना काम कर नहीं पा रहा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें ये भी सोचा जा रहा था, या जो ये मानते हैं कि चुनाव जल्दी होंगे,
उनका तर्क यह है कि शायद इसके सहारे, मोदी जी के करिश्मे के सहारे हम वैतरणी पार कर लें इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं। ये तर्क है। अब दूसरी बातें जो आनंद जी ने ध्यान दिलाई और दर्शकों को भी बिल्कुल अपील करेंगी कि अगर ऐसा होता तो ये मंदिर वाला जो उद्घाटन, सारे कार्यक्रम बार बार उसकी सुर्खियां बनवाई जा रही हैं कि इस दिन होगा, मोदी जी जाएंगे और अयोध्या की सड़कें ऐसी हो जाएंगी, तो उस इतने बड़े काम को, इतने बड़े अचीवमेंट से पहले वो चुनाव क्यों करना चाहेंगे? तो लॉजिक है कि उसके बाद ही वो उसको भुनाना चाहेंगे। और जो एजेंडे उनके थे, चाहे वो 370 के रहे, 35 से रहा, सारी बात रही। अब एक और एजेंडा हवा में घूम रहा है, यूसीसी का, कॉमन सिविल कोड का अभी शुरू हो गया है। पहले उत्तराखंड से शुरू हुआ, फिर विधि आयोग ने रिपोर्ट दे दी। तो ये भी कोई 1 या 2 दिन की चीज़ नहीं है। 30 दिन में तो इस पे आपत्तियां और सुझाव आने हैं। और मान लिया इसे लागू करते हैं तो मेरे ख्याल से एक शीत सत्र, एक मानसून सत्र हुआ, एक मानसून सत्र तक हो नहीं सकता। शीतकालीन सत्र पे शायद जाके अगर सारी चीज़ें इनके अनुरूप जाती हैं तो करेंगे। तो मैं आनंद भाई बात से इसलिए सहमत हूँ कि जो सारी, अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक काम को देखें तो उसमें समय है, और वो समय उन्हें बाध्य करता है कि वो चुनाव को पहले ना कराएं और सही समय पर ही चुनाव कराएं। जी, जी। कुछ संभावना भी है कि तय समय पे चुनाव होंगे, लेकिन बात ये कि आती है जो चर्चाएँ लगातार बढ़ रही हैं आगे। गिरीश जी, मैं इसके पास आता हूँ। गिरीश जी, आपने सुना पुष्पेंद्र जी को भी, आनंद जी को भी, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या नज़र है, जो नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लिया अपनी बात के, जो उन्होंने कहा है कि अपने विपक्षी दलों को उन्होंने कुछ मैसेज दिया इसके बहाने कि आप जल्दी-जल्दी एक्सरसाइज करें एकजुट होने की, या जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझाएँ फटाफट, जिससे कि लोकसभा चुनावी तैयारी में हम डिले ना हो और हम समय से तैयारी कर सकें, या इसके पीछे ये मंशा थी नीतीश कुमार की, या इसके पीछे और कुछ मंशा आप देख रहे हैं? गिरीश जोशी जी। नमस्कार पैनल को। प्रशांत जी, एक चीज देख लीजिए कि आजकल नीतीश कुमार जी जो है वो विभीषण के रोल में है। वो भाजपा के जो अंदर की सारी पॉलिसीज और सारी एक्टिविटीज जो है वो जानते हैं, और वो वैसे भी बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन माने गए। वो चाणक्य कोई रजिस्टर्ड है, कोई अनरजिस्टर्ड है, शायद ये अनरजिस्टर्ड चाणक्य है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए तो कि बहुत पहले से शरद पवार जी एक ही बात कर रहे हैं कि भाई महागठबंधन हो या न हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सब विपक्ष अपने अपने स्टेट में से भाजपा को हराने की कोशिश करें, उसके बाद सब हो जाएगा। और ये हिस्ट्री भी कहती है कि कई बार गठबंधन नहीं था, रिजल्ट आने के बाद वो सब बन चुका था। अब ये दोनों वरिष्ठ पैनलिस्ट ने कहा, वो सही बात है, उनके तर्क है कि वो अर्ली इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सामने फियर क्या है? अब ये अमेरिकन विजिट है। अमेरिकन विजिट में आप देखिए तो वहां जो इनके अगेंस्ट का जो माहौल खड़ा हो रहा है और जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, ये एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है। ट्विटर वाले ने भी बिल्कुल मौके पे ही स्टेटमेंट दे दिया है। वहां पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, ये भी तो रिलीज हो रहा है वहां से। और राहुल जी जो वहां पे फोरग्राउंड बना के आए हैं, उसमें से अगर एक बार भी कहीं प्रेस का सामना हो गया और इन्होंने जवाब नहीं दिया तो बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट खड़ा होगा, और ये लोकल में जितने भी विपक्ष वाले वो सब इसको बुला लेंगे। तो खतरा इधर भी खड़ा है कि अगर वो अर्ली नहीं कराते हैं और वेट करते हैं तो, क्योंकि वो राम मंदिर में भी जैसे अंदर से पता चल रहा है कि वो राम मंदिर शायद कंप्लीट करना उस डेट तक मुश्किल, तो अगर वो नहीं होता है तो और ज्यादा नामोशी हो जाएगी। और फिर मणिपुर का जो एपिसोड है, और अभी आप देखें कि विपक्ष जो है वो इतना एक्टिव हो गया है, हर रोज एक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो हर एक मुद्दा उठा के ले आते हैं। आज जैसे ये ले आए कि भाई मणिपुर में इन्होंने 3 करोड़ रुपया कुकी आतंकवादियों को क्यों दिया था। तो अभी जो ये सवालों के ढेर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, वो शायद इलेक्शन में इंपैक्ट तो करेंगे अर्ली या लेटर। अब डैमेज उनको पहले ज्यादा करवा लेना है या बाद में कम करवाना, ये डिसाइड शायद इनको करना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो ये पैनलिस्ट है और इन लोगों का इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन ये बात तो सही है कि अर्ली इलेक्शन जितने भी हुए उसमें रूलिंग पार्टी इज डिफीटेड, तो शायद वो ये रिस्क न ले। लेकिन इनके पास अब शायद ऑप्शन दोनों तरफ से बहुत कम होते चले जा रहे हैं, तो दे विल हैव टू डिसाइड। प्रशांत जी। जी, गिरीश जी ने कहा कि ऑप्शन कम होते जा रहे हैं। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि जो गिरीश जी ने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां लगातार केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो रही हैं, मोदी जी के सामने खड़ी हो रही हैं, क्या उससे बचने के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है? और एक चीज़ हम और देख रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा मोदी सरकार के 9 साल का प्रचार प्रसार इतने जोर शोर से किया जा रहा है, हर जिले में, हर गाँव में, हर तहसील के अंदर उनके प्रचार कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। 9 साल बेमिसाल के, इस तरह से स्लोगन भी दिया हुआ है उन्होंने।
तो इसके पीछे क्या मंशा है? कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन पार्टी के अंदर चल रहा है, दिया गया है कि आप 9 साल के प्रचार को इतनी प्रमुखता दे दें कि लोकसभा चुनाव अगर समय से पहले हो जाते हैं, करवाने पड़ते हैं, तो ये प्रचार तंत्र जो उनका सक्रिय हो रहा है, पूरे संगठन सक्रिय हो रहा है, कुछ इसके पीछे कुछ मैसेज है कि कुछ संभावना क्या लगती है आपको? देखिए प्रशांत जी, ये सब जो प्रचार तंत्र है और पन्ना प्रमुख और ये सब चीजें हवा हवाई हैं, ये दूसरे को डराने के लिए होती हैं। पन्ना प्रमुख, मैं 77 में मैंने पहला चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एक्टिवली जब बोल रहा हूं तो मैं उसके प्रबंधन में था। 45 साल हो गए हैं, 46 साल। अगर किसी भी पार्टी के पास पन्ना प्रमुख तक हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि उसके उम्मीदवार को घर में सोना ही नहीं चाहिए, चादर पूरी ऊपर मुंह तक खींच के सो जाना चाहिए, अगर उसके पास संगठन का ये लेवल है कि वो पन्ना प्रमुख तक है। ये सब केवल हवा हवाई झूठ बोलना सुबह से शाम तक एक है, क्योंकि आप इससे गड़बड़ा जाएं। होता नहीं कि फलाना का लड़का देखो जरा 15 घंटे पढ़ता है। अरे भाई, ये अपने लड़के को देखो ना, 15 घंटे पढ़ सकते हो। पन्ना प्रमुख हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो विदेश में घूमते रहे, पन्ना प्रमुख अगर उनके पास है तो। ये सब झूठ बोलने की वाली बातें हैं। अब मैं 2-3 चीजों पे आता हूं। पहले मैं जरा उस पे एक, क्योंकि कुछ करेक्शंस में कर दूं। जो डॉक्यूमेंटेड मैं बात कह रहा हूं, जो इनके डॉक्यूमेंट हैं, जो अभी मणिपुर में इन्होंने बताया कि वो आतंकवादियों को जो इन्होंने पैसा दिया, टेक्निकली वो चीज समझ लीजिए, वो एक ग्रुप है जो यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट है, उसको हेड करते हैं हॉकेप। और मतलब यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट जो है वो अलगवादी कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वहां का वो ग्रुप है जो कुकीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके और सरकार के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम ही था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट। और ये था कि सरकार अपनी तरफ से कोई इस तरह का वो नहीं करेगी, गोलीबारी नहीं करेगी, और वो लोग भी कोई होस्टाइल एक्शन नहीं करेंगे। उनके हॉकेप का ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड, मतलब अंडर एफिडेविट है, जो उन्होंने एनआईए में जब अदालत में दिया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि 2017 और 2019 के इलेक्शन में मैंने, और उन्होंने नाम लिया है राम माधव, जो उस समय नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट है, उनकी सहमति और उनके साथ बहुत लंबी वार्ता करने के बाद वो और हेमंत बिस्व शर्मा, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन थे, इन लोगों के साथ लंबी सहमति के बाद हमने 2017 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी का साथ दिया। मेन बात कहने की यह है कि जो ये बार बार कहते हैं अलगावादी ताकतें और फलाना ताकतें, ये उनके साथ बिल्कुल ठीक से हाथ मिलाते हैं। और उसने यही तक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में जब कांग्रेस के 60 में से कांग्रेस के 28 सीट आई और बीजेपी की 21 सीट आई, तो हमने इनकी सरकार बनवाई, हमने अपने लोकल प्रेशर डाल के लोगों को इनकी सरकार बनवाई। और जो आक्षेप लगता है, वो आक्षेप ये लगता है कि 2022 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अनाउंस हो जाने के बाद 1 फरवरी को 15 करोड़ 70 लाख रुपया, 92,70,000 रुपया जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट है, उसके तहत ये उस समय दिया गया जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। सरकार ये कहती है कि हमारा अग्रीमेंट, इसलिए हमने इनको पैसा दिया। विपक्ष का आरोप यह है कि आपने उस समय पैसा दिया जब आपका इलेक्शन ऑलरेडी इन प्रोसेस था और उसको इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किया। खैर, ये बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैंने इसलिए कह दिया कि दर्शकों को ये बात पता रहनी चाहिए। एक चीज मैं और कर दूं, नीतीश कुमार का जो विपक्ष के 23 को करना या जो वो कर रहे हैं, देखिए आपको थोड़ा बिटवीन द लाइंस देखना होगा। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार बिल्कुल क्लियर है कि वो यूपीए कह लीजिए या कांग्रेस कह लीजिए, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। उसमें कहीं भी 1% भी लेश मात्र भी ये नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस की कुछ ऐसी पार्टीज है जिसमें कांग्रेस की डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही, क्योंकि वो लोग कई जगह इलेक्शन सामने लड़ते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी हुई, बीजू जनता दल हुए, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस हुई। वहां पे दिक्कत ममता बनर्जी हुई कि वहां पे कांग्रेस और वो जो भी विपक्षी पार्टी सामने सामने इलेक्शन लड़ते हैं। नीतीश कुमार ने अपने जिम्मे इन 6 पार्टीज, इन 6 नेताओं का लिया है कि भाई हम इनसे बात करेंगे।
बात क्या करना चाह रहे हैं? बात ये करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाए कि क्या आप बीजेपी के साथ अलाइन हो रहे हैं या आप विपक्ष के साथ आ रहे हैं। क्योंकि इस समय एक जो बीच में, अगर आपको याद हो, ममता बनर्जी, ये केजरीवाल साहब, अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने मिलकर एक मुहिम चलाई थी नॉन एनडीए नॉन यूपीए को। ममता बनर्जी तो बंबई तक गई थी, प्रशांत किशोर लेके गए थे और उन्होंने कहा था नहीं अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं, यूपीए इज इररेलेवेंट। ये आपको अगर याद हो तो आज की तारीख में नीतीश कुमार सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि वो हर एक को साफ कर दे रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा भी है हर पार्टी के अपने लीडर को आना है। ये प्रतिनिधि भेज देते हैं कि मेरा प्रतिनिधि जाएगा। जैसे कर्नाटका में ममता बनर्जी का प्रतिनिधि गया, अखिलेश यादव जी का प्रतिनिधि गया, तो ये प्रतिनिधि नहीं, आप मेरे ख्याल में वो एक्सरसाइज इसलिए नीतीश उसको करा रहे हैं और नीतीश ओवर एक्टिव है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक चीज और समझने वाली ये होगी कि अभी आपने कल देखा कि मायावती जी के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ, उनके भाई और उनकी भाभी और कितने 261 फ्लैट और 4 लाख स्क्वायर फीट, और बड़ा खुलासा है, बेईमानी है, साफ साफ है। आपको लगता है, आपको 1% भी लगता है कि मायावती गिरफ्तार होंगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है दूर दूर तक कि मायावती इस केस की वजह से या तो विचलित होंगे या गिरफ्तार होंगे। मैं पहले भी कहा, कल भी मैंने कहा, आज में फिर, मायावती जी के साथ जब बार्गेनिंग होगी, जैसे लेन देन होता है ना, तो होता है कि आप अगर सब्जी लेने जाइए, अरे पुराना है, वो कहेगा नहीं नहीं, अरे वो अरे नहीं दे, तो आप उसका दाम कम करवाते हैं। तो ये जो बार्गेनिंग होगी मायावती जी के साथ, इस केस को सामने रख के थोड़ा एक तो दाम आम कम कराया जाए। मायावती जी केवल सीट की बार्गेनिंग नहीं करती हैं, साथ में और कुछ भी बार्गेनिंग करती हैं, तो एक तो उसमें कहीं ना कहीं मोल भाव होगा। ये संदेश है कि अखिलेश जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो जो हुआ है सारी फाइलें हैं, मायावती जी की फाइल अगर बाहर आ सकती है तो आपकी फाइल भी आ सकती है। ये संदेश अखिलेश जी के लिए। अब ये अखिलेश जी को, और ये 23 जून से पहले है, क्योंकि अखिलेश जी को 23 जून में जाके या तो उसमें खुद पार्टिसिपेट करना है या तो अपनी तबियत खराब करनी है, कुछ तो करना ही है। क्योंकि अगर नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ तबियत खराब करेंगे, घर में किसी की तबियत खराब करेंगे, तो वो अखिलेश जी को अपने स्टैंड को क्लियर करना है। और मैं अभी भी ये मानता हूं, मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। पुष्पेन जी मेरठ में बैठे हैं, आप जो भी बाहर कर लें, उत्तर देश में बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। और आज की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोई भी रोक पा रहा है आज की स्थिति। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आवाज ब्रेक हो रही भाई साहब आपकी। प्रशांत जी, मैं अपनी बात कह चुका हूं। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी पार्टियों की चुनौती ज्यादा है बीजेपी के बनस्पत, जैसा राजनीतिक समीकरण भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आनंद जी को सुना आपने और बड़े विस्तृत तरीके से उन्होंने दोबारा से फिर विषय की पूरी व्याख्या की और कौन कौन से कारण हो सकते हैं विपक्षी के दलों के लिए और बीजेपी के सामने, उनकी पूरी उन्होंने उसका विश्लेषण किया। मैं आपके पास आता हूँ। मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और मतलब ये मुख्य रूप से मेन स्टेट है। साथ ही तेलंगाना और हरियाणा और उड़ीसा वगैरह के जो चुनाव हैं वो भी आने वाले साल में हैं। लेकिन जैसा बीजेपी का नारा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लगभग 8-10 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव इस साल और आने वाले जो 2024 में 3-4 महीने के अंदर होने हैं। लोकसभा चुनाव के साथ जैसे हरियाणा का चुनाव होता है, तो ऐसे में कुछ संभावना महाराष्ट्र के भी इसमें मान सकते हैं कि चुनाव महाराष्ट्र के पहले से होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो प्रारूप है बीजेपी का बार बार दृष्टिकोण रहता है, तो उसमें जो चर्चा है संभावित लोकसभा चुनाव के पहले की, कुछ इसमें आपस में कुछ तालमेल देख रहे हैं? पहले तो आनंद भाई ने आपके दर्शकों को बहुत रिच किया, बहुत रिच इन्फॉर्मेशन दी और वो बहुत ज़रूरी थी जानकारियाँ इसको परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए। अब सवाल ये है कि
कितनी हकीकत कितना फसाना, क्या ये पहले कराएंगे या नहीं कराएंगे। अभी आपने बात कही वन नेशन और वन इलेक्शन की, ये बातें समय के साथ ख़त्म हो गई। ये तब था जब उनका जादू चल रहा था पूरी तरह से, और ये लग रहा था कि वो पूरे देश में। अब जो साउथ से मैसेज आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में जीत हुई है पर कितनी सीटें बीजेपी की हैं वो देखने वाली है। ममता बनर्जी ने असेंबली इलेक्शंस में जो फाइट दी वो अलग चीज़ थी। महाराष्ट्र में स्थिति दिक्कत में है। जितने अभी सर्वे आ रहे हैं अगर उनको सही मान लें तो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में दिखाई देती है। तो जब हम इन कारणों पर विचार करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी समय पूर्व चुनाव में जाना चाहेगी। और जो दूसरी बात अभी आप कर रहे थे और आंधी भी कर रहे थे कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश और मायावती की बात हो रही थी। आनंद जी, मेरा इसमें एक बहुत फंडामेंटल थॉट है कि बहुजन समाज पार्टी का जन्म, समाजवादी पार्टी का जन्म तो हो चुका था, लेकिन उन्हें जो बीज खाद पानी सब मिला वो कांग्रेस के कमज़ोर होने से मिला। तो उनके मन में हमेशा एक आशंका ये रहती है कि अगर कांग्रेस को ज़रा सा भी हिस्सा दे दिया या बढ़ने का मौका मिला तो ऐसा ना हो कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो विपक्षी एकता की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही है, उनके मन का जो डर है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के मन में भी यही डर है कि अगर कांग्रेस एक भी बार थोड़ा सा मजबूत हुई तो उनका जो जनाधार है वो खिसकना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें हैं जो विपक्ष को एक जगह नहीं आने दे रही। अभी कल आपके तो सौरभजन ने कह ही दिया कि भाई आप जो है पंजाब में और दिल्ली में चुनाव मना कर दो, हम नहीं लड़ेंगे, तो हम आपको साथ चल देते हैं। तो ये बातें होती रहती हैं, कहीं पे थोड़ी बार्गेनिंग के लिए भी कही जाती हैं, सौदेबाजी के लिए कि भाई ज़्यादा सीट ले लें। अगर अखिलेश की बात करें, वो चाहेंगे कि भाई बहुत ही कम सीटों पे कांग्रेस को लड़ाया जाए। लेकिन जैसा आनंद जी ने डाटा दिया था 119 सीटों का, वो शायद बढ़ रहा है। और जो विपक्ष की स्ट्रेटजी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर 1 बाई 1 इलेक्शन हो जाए, तो यही शरद पवार का भी मैसेज था कि अपनी अपनी जगह रीजनल पार्टीज़ को प्रायोरिटी दे दें और कोशिश ये करें कि 1 to 1 फाइट में आ जाए बीजेपी और विपक्ष। तो डेफिनेटली फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जो राह बहुत आसान दिखाई दे रही है वो थोड़ी मुश्किल होगी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे समझ नहीं रही है, उनको भी सारी जानकारियां हैं। तो इसलिए मैं आनंद जी से सहमत हूँ कि इलेक्शन को प्रीपोन करना शायद उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो चुनाव की संभावना है वो चर्चा में लग रही है ज़्यादातर, क्योंकि अगर तार्किक बात करें तो ऐसा कुछ रीज़न दिखाई नहीं देता सरकार के सामने कि वो चुनाव में जाए। और क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार मिली है कर्नाटक में, हिमाचल में, और दूसरे जो राज्य हैं उनसे भी उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो मैं इसी प्रसंग में गिरिजी जी के पास आता हूँ। गिरिजी जी, आपने जैसे सुना चर्चा जिस तरह से हो रही है, आपको क्या ऐसे मुख्य कारण कौन कौन से लगते हैं कि जो सरकार को लगता है कि उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं? अगर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की भी हम बात करें इसके मद्देनजर, तो सरकार मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी की पूरी राजनीतिक यात्रा 9 साल की देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस इस समय में फेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपको, गिरीश जोशी जी? प्रशांत जी, एक जैसे मैंने इनिशियली बताया कि सब तरफ से इनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस जमा हो रहे हैं, चंद्रचूड़ जी इनकी बात नहीं मानेंगे, वो ही विल गो बाय द रूल बुक। अब वो देख रहे हैं, सीजी का केस भी है, अडानी के इसमें जो ओपनिंग हो रहा है, रिजर्व बैंक में जो अभी स्टेटमेंट दिया उसमें से भी ये निकल के आया है कि भाई जो सेल कंपनीज थी वो ऑस्ट्रेलिया, शायद मॉरिशस में भी झूठ बोला कि वहां पे जो कंपनीज है उसमें से उनकी फैमिली के वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो शायद वो पैसे वाला मामला भी उठेगा। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का जो नतीजा आएगा वो भी शायद इनके फेवर में नहीं आ रहा है। तो सब जगह से अभी आप देखिए कि जितने भी इन्होंने कार्ड्स खेले थे इस भरोसे पे कि सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली हम क्लीन चिट ले लेंगे, वहां से सारी चीजें रिवर्स हो रही है। तो सब जगह ये मैटर खड़ी है। हमारी पहलवान बेटियां जो हैं वो भी अब बिल्कुल, आज भी देखिए कि वो इतने हद तक वो लोग अपना ऑटोक्रेटिक बिहेवियर दिखा रहे हैं कि उसको दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। मतलब जहां मशीनरी ईमानदारी से अपना काम ही नहीं कर रही है, हम लोग रशियन आर्मी की तरह, पुतिन जी के प्राइवेट गार्ड की तरह हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट आर्मी है। हर एक डिपार्टमेंट अगर यही इसी तरह से चलता रहेगा तो ऑब्वियस है कि हमको सोचना पड़ेगा। और अब तक ये होता था कि मोदी जी के नाम से और उनके काम से वोट पड़ते थे, अब सवालों से वोट पड़ेंगे, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही। नेता तो सवाल पूछने से रह गए।
और आप परसों देखिए तेलंगाना में ये प्रचार के लिए गए थे तो उन लोगों को मार के लोगों ने भगा दिया है। अब ये पोजीशन आ गई और ये जो कार्यक्रम किए चले जा रहे हैं। अभी वो स्मृति ईरानी ने जो फोन किया, एक रिपोर्टर को उन्होंने निकाल दिया। ये जो मैसेजेस जा रहे हैं कि ऑटोक्रेटिक वे में जैसे ये बिहेव कर रहे हैं, इनको अभी नहीं रोका गया। और इंडिया की हिस्ट्री आप देख लीजिए कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तभी यही पोजीशन था कि अभी तो इनका कोई कंटेंडर ही नहीं है, ऑपोजिशन खत्म हो गया, कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन टाइम से कोई ज्यादा बलवान है नहीं, जिस दिन पहुंच लेती है तो उस वक्त ये देखिए इंदिरा जी खुद हार गई। तो अब ये हो रहा है कि अब तक सवाल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलते थे, अब डायरेक्ट राजा और प्रजा के बीच में सवाल जवाब होने, जिसका जवाब तो राजा कभी देते नहीं है। तो इसका रिएक्शन आएगा। इंटरनेशनली आप देखिए, आपका जो अप्रोच था वो सब जगह से नेगेटिवेट हो रहा है। आपने चाइना को लाल आंख बताई थी, आप चाइना के साथ धंधा कर रहे हैं। अमेरिका में आप ओपनली ट्रंप के आप फेवर में गए थे, तो ऑब्वियस है कि ऑपोजिशन की गवर्नमेंट आएगी, उससे आप इतनी हमदर्दी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और पॉसिबल है कि उनको भी तो अपना दबदबा रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे हम लोग ब्रिक्स में ज्वाइन करके डॉलर डोमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो पॉसिबल है अमेरिका शायद हमको इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। और अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स तक घुसा हुआ ही होता है। शायद अनुवर्धन साहब अच्छे से उन्होंने काफी देखा है कि ये FBI और CIA दे आर वेरी पावरफुल, वो आपके इंटरनल पॉलिटिक्स तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका सोशल मीडिया पूरा उन्हीं के वहां से चल रहा है। तो दिक्कत ये है कि मल्टी पोजिशनिंग आ गई है। अब ये हालत हो गई है, मेरे को शहरों का तो पता नहीं, गांव में तो MLA MP इनके जा नहीं पा रहे। अब तो वो सरपंच से सवाल पूछते हैं, सरपंच इनसे पूछता है, ये मुंह छुपा के घूमते चलते हैं। क्योंकि इनके पास वो 9 साल बेमिसाल तो सही है, लेकिन उसका फिगर्स कहाँ है? 9 बेमिसाल तो है, उसके लिए फिगर देने पड़ेंगे। अब पब्लिक इतनी जागरूक हो गई सोशल मीडिया के बाद, उनके पास नेगेटिव फिगर्स हैं। वो जैसे ही बोलेंगे वो बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब झूठ बोलने वाला जो था वो पुलिंदा शायद अब खुल गया है। कब तक ये खींच पाते हैं ये देखने का इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन कंफ्यूजिंग स्टेट में तो है, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी इनकी वीकनेस ये है कि भाजपा ने सेकंड लाइन क्रिएट नहीं करी। अगर आपने राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया तो खड़गे जी आके खड़े हो गए। खड़गे जी नहीं रहेंगे तो और कोई खड़ा हो जाएगा। इनके पास कोई भी नहीं है, इनके पास नंबर 1 और नंबर 2 है बस। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, इनकी फाइनेंशियल लाइंस कटती चली जा रही। अडानी जी कट गए, फाइनेंशियल जितने भी आप सिटीज हैं देखिए, कोई भी इनके पास सिटीज नहीं है। आप चेन्नई देख लीजिए, बैंगलोर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, इनके पास फाइनेंशियल हब्स कहाँ है? तो ये भी सारा भी तो दिक्कत है। और पैसे के बगैर तो इलेक्शन ये लड़ने के आदी ही नहीं है, तो इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं फ्यूचर में। और शायद 4-6 महीने में तो जैसे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच आप देख रहे हैं कि जो घूम रहा है, मैटर लीक हो रही है। ब्यूरोक्रेसी जिस दिन चाहेगी वो अच्छी अच्छी सरकारों को गिरा सकती है। ब्यूरोक्रेसी आज भी पावरफुल है और पावरफुल रहेगी। और इनका जो एटीट्यूड है वो ब्यूरोक्रेट्स में बहुत बड़ा फियर क्रिएट कर रहा है। UPSC के चेयरमैन भी आपने खड़ा कर दिया, वो भी अपना आदमी। आपने CAG में अपना आदमी डाल दिया। आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में डर लगने लगा तो आपने DGP को उठा के आपने CBI में डाल दिया। ये जो पोजीशनिंग हो रही है पब्लिक सब जान रही है, सब समझ रही है। और धमकाने वाला मामला तो वही है कि जब बहुत ज्यादा दर्द हद से बढ़ जाता है तो वो खुद ही मर्ज हो जाता है। अब लोग डरना छोड़ देते हैं। वर्धन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अब डरा के भी आप क्या कर लोगे, कितना डराओगे, कितनी हद तक डराओगे। तो प्रशांत जी पोजीशन तो बहुत ही टाइट है, इनको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अब इनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी, जैसे आपने कहा कि ऑप्शन ज्यादा नहीं है। मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, पिछले दिनों एक तमिलनाडु जब यात्रा पे गए थे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, तो वहाँ पे चर्चा ये निकल के आई कि इन्होंने जो उनकी बीजेपी की बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से भी PM होना चाहिए। तो ये जो सोच है, ये रणनीति है, ऐसा क्या शगुफा छोड़ा है वहाँ पे, ये बड़ा चर्चा में रहा है। ये भी इसके पीछे क्या आप साउथ इंडिया की राजनीति को देखते हैं कि वहाँ पे संभावना बीजेपी इस समय अपनी देख रही है कि उत्तर भारतीय को नुकसान हो है तो वहाँ तमिलनाडु से पूरा कर लें? क्या लगता है इस सोच के पीछे? देखिए प्रशांत जी, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि अगर ये सोच है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई विचारधारा या सोच होती, ये तो गिरोह वाली बात होती है ना, कि इस गिरोह को लग रहा है कि अच्छा इधर की पुलिस आजकल एक्टिव हो गई तो वहां पे डाका डालो इधर। अगर वो तमिलनाडु से प्राइम मिनिस्टर करने की ईमानदारी से करें तो डिक्लेयर करें ना अपना नाम और कहें कि मोदी जी अब गंगा पुत्र की जगह अब जाके तमिलनाडु के पुत्र हो रहे हैं और वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और देश के प्रधानमंत्री बोले, हिम्मत करें। वो केवल लोगों को झूठ बोलने का काम। ये आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि तमिलनाडु से अगर वो
एक सीट भी ले आए तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इट इज मतलब तमिलनाडु इज वन स्टेट जहां पे उनकी नो एंट्री है। मैं अब एक एक बात को जरा जल्दी से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दर्शकों को और ठीक से पता होनी चाहिए। जो गिरीश जी ने अच्छे से उसको बताया, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं जो ये बताते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक ही एग्जांपल लेके समझ लूंगा, ये सब जगह एक्सटेंशन देते हैं अपने खास आदमियों को जो इनके नाम पे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में पिछले 2 साल से चीफ सेक्रेटरी जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, जो नियम के अनुसार एडवाइजर या कंसल्टेंट तो बन सकता है, लेकिन जो नियम के अनुसार चीफ सेक्रेटरी फिर नहीं बन सकता है, नियम चेंज करके उनको चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर बढ़ाया जा रहा है। तो क्या बाकी जो उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट हैं वो निकम्मे हैं? वो इस लायक ही नहीं रह गए हैं? जो कोई भी आईएएस वो करता है, कोई फौज में जाता है, कोई पत्रकार बनता है, फील्ड रिपोर्टिंग के बाद हर एक का सपना होता है मैं इसका प्रधान संपादक बनूंगा। बने ना बने वो अलग बात है। उसी तरह से हर आईएएस अफसर का एक वो तो रहता है कि भाई मैं चीफ सेक्रेटरी स्टेट का बन के निकलूंगा। आपने पिछले 2 वर्ष से डीएस मिश्रा साहब को यहां रख रखा है, उनको और वो सुपरएनुएट कर चुके हैं, लेकिन उनको आप बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी में बोल नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ उस तरह की अब उसको ये पता है कि कैसे मतलब कैसे एक्ट करना है। दूसरा जो फाइनेंशियल हब की बात कही, उस पर मैं थोड़ा सा एक ही मेरा चेंज है। फाइनेंशियल हब तो नहीं है, लेकिन एक गुजरात मॉडल इनके पास है। बैंक से पैसा लो, यहां पे कुछ पैसा दो और भाग जाओ। नीरव मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं, वो ही इज ऑन रिकॉर्ड वेयर ही इज टेलिंग कि मैंने तो जो पैसा लिया उसमें इन लोगों को भी दिया। भाई उन्होंने तो, ये उनका रिटर्न स्टेटमेंट इंग्लैंड की कोर्ट में है। तो वो एक ऑप्शन मैं मानता हूं कि जब बैंक आपके पास है तो गुजरात के थ्रू आप पैसा दिलवा देंगे, कई लाख करोड़ दिलवा देंगे, वहां से ले लेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आता है पैसा और वो कहां से आता है ये आप बताएंगे नहीं। खैर, मैं एक और चीज जो भागने की बात कर रहा है, केवल विधायक और एमपी नहीं भाग रहे हैं। मीनाक्षी लेखी जी किस तरह से भाग रही थी ये पूरे देश ने देखा था। मंत्री है इनकी, मंत्री हैं और काफी तेज तर्रार मंत्री अपने को मानती हैं, मतलब किसी भी बात पे टेढ़ा जवाब देती हैं। एक चीज और जान लीजिए, एक गिरीश जी ने एक बात कही थी, मैं उस पर जरा क्लियर कर दूं कि यूएसए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई स्टेट और गेस्ट बनाया गया है इनको। यूएसए के बारे में 2 चीजें समझ लीजिए। पहली चीज, आपने जब जाके वहां आपकी बार ट्रंप सरकार किया था और जब बाइडेन जीत के आए थे तो आपके यहाँ 3 साल तक एक एम्बेसडर उन्होंने नहीं होने दिया था। यू आर दी ओनली कंट्री इन दिस रीजन जहां पे कोई रेगुलर वो नहीं था, चार्ज अफेयर थे आपके यहाँ पे, जो रेगुलर डिसीजंस नहीं ले सकते थे। पाकिस्तान में रेगुलर एम्बेसडर था, चीन में रेगुलर एम्बेसडर था, बांग्लादेश में रेगुलर एम्बेसडर था, श्रीलंका में। आप क्या नहीं था? बाइडेन ने आपको आपकी जगह दिखा दी थी कि तुम हो कौन। उसके बाद जब ये मामला हुआ है तो अब एक रेगुलर एम्बेसडर आया है, पहली बात। दूसरी बात, ये आप कल का ट्वीट देख लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी का। इनकी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि साहब ये दिस विजिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस, इसमें हम कोई युद्ध की मतलब हम ये देंगे और वो देंगे कुछ नहीं है। कैसे बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, उसके लिए सिर्फ ये विजिट, दिस विजिट इज रिस्ट्रिक्टेड। और सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं आपको जाना नहीं चाहिए, देश जल रहा है, आपने कॉमर्स मिनिस्टर को भेजिए क्योंकि ये काम आपका नहीं है। लेकिन अपना ये जाएंगे उसमें तो खैर अमेरिका जाने से इससे बड़ी कौन सी बात है कि अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। तो पढ़ते तब किसी का लड़का अमेरिका जाता था, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटा जाता था, मोहल्ले क्या पूरे खानदान में अमेरिका गया अमेरिका गया। तो चलिए उस तरह की हो सकता है मानसिकता हो। मैं एक चीज मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं, मैं यूसीसी की बात भी कर दूं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी अपने से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है ये विपक्ष को तितर बितर करने के चक्कर में ज्यादा है। बीजेपी ये चाहती है कि विपक्ष इस पर रिएक्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आप विपक्ष इस पर बिल्कुल साइलेंट हो जाए और लोगों को रिएक्ट करने दे, भारत जैसे इतनी विविधता वाले देश में क्या संभव है यूसीसी? मतलब मैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या मूल रूप से मेरा मानना यह है कि यूसीसी को बजाय वोट के वो विपक्ष की एकता एक साथ ना हो पाए, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ लोग अपना स्टेटमेंट देंगे ही देंगे, उसलिए ज्यादा आगे बढ़ाया गया है बनस्पत किसी और के। थैंक यू प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विपक्ष को तितर बितर करने के लिए कुछ ऐसा विषय हो सकता है। पुष्पेंद्र जी को मैं इसी प्रश्न पे लेकर आता हूँ
कि जो आनंद जी ने कहा कि जो यूसीसी का प्रश्न है वह बीजेपी की रणनीति से ज़्यादा विपक्ष की जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए, आपस में उनमें विवाद पैदा करने के लिए प्रश्न ऐसे उठाए गए हैं, चर्चा लाई गई केंद्र सरकार के द्वारा। आपको क्या लगता है पुष्पेंद्र शर्मा जी? देखिए, एक तो आज मैं फिर से कहूँगा, लगेगा कि मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, पर आनंद जी के साथ आपने बिठाया तो बड़ा मज़ा आ रहा है वार्ताओं में। जी जी और मैंने जब शुरुआत की थी तो एक ही बात से शुरुआत की थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लोगों को भ्रमित करता है और विपक्ष को उलझाए रखना चाहता है उथल पुथल में। ये मेरा पहला वाक्य था जब हमने शुरू किया। तो जी ये यूसीसी और दूसरी सारी चीज़ें, ये सब वही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्षी उनकी पिच पर आके खेले। और जो आनंद जी ने सुझाव दिया कि उन्हें चुप रहना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, होना यही चाहिए। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने या किसी विपक्ष ने उसको नोटिस नहीं लिया और इग्नोर करते रहे। लेकिन अब जैसे ही केंद्र में पूरे राष्ट्र की बात आई कि वहाँ पे यूसीसी लागू होने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, तो शायद उनसे सब्र नहीं हुआ और जयराम रमेश बोल गए। या यूँ कहिए कि कर्नाटक चुनाव के बाद से वो थोड़ा और ज़्यादा मुखर हो रही है कांग्रेस, वहाँ पे मतांतर कानून को रद्द करना और वोकल हो रही है थोड़ी सी, शायद इसलिए वो बोल गए हों। और यही भ्रमित करने वाली राजनीति को आप याद करिए, जब 12 जून की बैठक प्रस्तावित थी विपक्ष की बिहार में, जो टल गई 23 जून के लिए, तो पहले कहा गया कि कांग्रेस आ ही नहीं रही, राहुल और खड़गे जी नहीं आ रहे, जबकि वो उपलब्ध नहीं थे। फिर एक बयान ये दिलवाया गया कि तेजस्वी और नीतीश में आपस में नहीं बन रही है, और तेजस्वी कुछ और चाह रहे हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं, कि लालू को सामने लाया गया। ये सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भ्रमित करने के लिए अपनाती है और बार बार इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश करती है, जिससे विपक्ष उसकी पिच पर आके खेले और ध्रुवीकरण के जाल में फंस जाए। मेरे ख्याल से आनंद जी भी इस बात से सहमत होंगे, और इसी अपनी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म ही करना चाहूँगा। प्रशांत जी, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद आनंद जी। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रहती है हमेशा मुद्दों में उलझाने की विपक्ष को, और उसी में उनकी एनर्जी वो वेस्ट कराना चाहती है। और जो आज का मुद्दा था उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा, उसकी बड़ा सार्थक विश्लेषण हमारे जो पैनल है उन्होंने किया। मैं आनंद वर्धन जी का, पुष्पेंद्र जी का और गिरीश जोशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे विश्लेषण से हमारे दर्शकों के साथ ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की, उसके लिए पुनः आभार। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।